हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 10 जिसका नाम है हमारा समाज, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समाज क्या होता है। तो समाज क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, व्यक्ति से एक परिवार बनता है, फिर परिवार के जो संगठन समूह होते हैं बहुत सारे, उनसे क्या बनता है, हमारा समाज बनता है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं समाज के बारे में। तो देखिए आता है हमारा समाज, व्यक्तियों के आपसी संबंधों से समाज बनता है। व्यक्ति परिवार की इकाई है, परिवार एक आवश्यकता है तथा समाज एक संगठन है। ठीक है, तो इसमें समझ में क्या आया कि इस जो समाज है वह क्या है, संगठन है। पारस्परिक निर्भरता के कारण सामाजिकता का गुण मनुष्य में स्वभाव से है ना। जो पारस्परिक हमारी निर्भरता है, हम हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी कार्य के लिए, है ना। तो क्या है कि मनुष्य जो है सामाजिकता का गुण, ये पारस्परिक निर्भरता के कारण सामाजिकता का गुण मनुष्य में स्वभाव से ही, यानी पहले से है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज से पृथक रहकर वह अपनी आवश्यकताओं की व हितों की पूर्ति नहीं कर सकता, है ना। तो क्या है, हम एक सामाजिक प्राणी है। यदि हमें कोई भी आवश्यकता है तो हम अपने समाज से दूर रहकर अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज से पृथक रहकर वह अपनी आवश्यकताओं व हितों की पूर्ति नहीं कर सकता। समाज एक व्यवस्था है, इसकी एक संरचना होती है। समाज के अपने संस्कार एवं शिक्षा होती है। बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के कारण समाज की मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है। हमारे समाज में अभी भी जातीय संकीर्णता, छुआछूत व्याप्त है ना। जो हमारा समाज है इसमें अभी भी जातीय संकीर्णता का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जातियों के जो लोग रहते हैं उनमें हम छुआछूत का अभाव देखने को मिलता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, और जो हम स्त्रियां हैं उनको पुरुषों के समान स्थिति प्राप्त नहीं होती। हमेशा क्या सोचा जाता है कि स्त्रियां पुरुषों से नीचे होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याएं जैसे बाल विवाह, मृत्यु, भोज, भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थों का सेवन, दहेज प्रथा आदि विद्यमान है। तो ये पहले की बात है। आज जिस माहौल में अभी हम हैं वो इस काफ़ी सुधार है ना। ये पहले का बताया गया है कि बाल विवाह, मृत्यु, भोज, भिक्षावृत्ति और क्या नशीले पदार्थ। तो हाँ, इसमें कुछ सही है, लेकिन जैसे ये बाल विवाह अब अपने टाइम पे ये बाल विवाह नहीं होता है ना। मृत्यु भोज तो ये तो अभी भी लोग कराते हैं, जैसे ये 13 हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये उसी के लिए लिखा गया है मृत्यु भोज। फिर आगे देखिए, शिक्षा और लोकतंत्र। तो शिक्षा का अर्थ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति का निर्माण करना एवं उसे संस्कारित करना है। शिक्षा का अर्थ क्या है, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति का निर्माण करना, ना कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति को बनाना और उसमें उस प्रकार के संस्कार को डालना। एक अच्छी शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में जागृति लाकर समाज को उन्नत बनाया जा सकता है। प्राचीन भारत में समाज उन्नत व समृद्ध था, किंतु सैकड़ों वर्षों की स्वतंत्रता के कारण देश व समाज की काफ़ी क्षति हुई है। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया गया। भारत में तकनीकी शिक्षा शून्य थी, घरेलू उद्योग धंधों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने बड़ी संख्या में विद्यालय, महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर व्यक्तियों को शिक्षित करना प्रारंभ किया। वर्तमान में शिक्षा को समुचित महत्व दिया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ प्रारंभिक शिक्षा को संविधान में दिसंबर 2002 में कौन से 86वां जो संशोधन था उसमें मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये कब हुआ है, 2002 में, है ना। जो हमारा 86वां संशोधन है उसमें शिक्षा को क्या मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है ना। यानी इसमें क्या होगा, 6 से 14 साल के जो बच्चे रहते हैं उनको क्या होता है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं उसमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाती है, और उनकी जो कुछ आवश्यकताएं रहती है जैसे ड्रेस, बुक, है ना, ये सब पूर्ति की जाती है। वर्तमान में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है, इससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता विभिन्न कार्य क्षेत्रों में नागरिकों की सहभागिता पर निर्भर है। यह सहभागिता तभी प्रभावकारी हो सकती है जब नागरिक उचित और अनुचित में भेद कर सकने में समर्थ हों। अधिकारों के साथ कर्तव्यों की जानकारी ही नहीं, उनका पालन करने में भी तत्परता हो। नागरिकों को राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं की
समझ हो। शिक्षा से व्यक्ति जागरूक व उत्तम नागरिक बनते हैं। उत्तम नागरिक लोकतंत्री सरकार के संचालन में सहज सहयोग देते हैं। केवल शिक्षित एवं सहज नागरिक ही लोकतंत्र के विकास में सहायक होते हैं। हमारे देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में एक बड़ी संख्या में निरक्षर हैं। यानी जो हमारा देश, इसमें जो 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, उनमें से बहुत सारे लोग क्या है, निरक्षर हैं, यानी बिना पढ़े लिखे हैं। इनके लिए जन साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके लिए कौन से जन साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना भर नहीं है, बल्कि कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करना है। कार्यात्मक साक्षरता का अभिप्राय इस प्रकार है: आत्मनिर्भरता, पढ़ाई लिखाई व गणित में अपने अभावों के कारणों को जानना, अभाव के कारणों को दूर करने का प्रयास करना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पर्यावरण संरक्षण एवं छोटे परिवार का महत्व जानना। फिर आगे देखिए, प्रमुख सामाजिक समस्याएं, है ना। तो देखिए इसका आंसर ये क्या लिखा हुआ है इसमें, हमारे देश के विकास में कुछ सामाजिक समस्याएं बाधक हैं। इनमें से प्रमुख है सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद, पृथकतावाद। इनके विषय में आपने राष्ट्रीय एकीकरण नामक अध्याय में पढ़ा होगा। शिक्षा का अभाव, परिवार में महिलाओं की स्थिति एवं नशीले पदार्थों का सेवन, बाल श्रम समस्याओं के विषय में आप पहले पढ़ चुके थे ना। हमने पहले जान लिया इन सब चीज़ों को कि ये बाल प्रथा क्या है, शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं नशीले पदार्थों का सेवन किस प्रकार पहले किया जाता था, महिलाओं की स्थिति कैसे थी, है ना। बाल श्रम किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जैसा जाता था। अब इसमें पहला आता है शिक्षा का अभाव। तो लोकतांत्रिक राज्य के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षित नागरिक लोकतंत्र के विकास में सहायक होते हैं। शिक्षित व्यक्ति विभिन्न सामाजिक बुराइयों से स्वयं दूर रहता है तथा अन्य व्यक्तियों को भी इस हेतु प्रेरित करता है। भारत में प्राचीन काल से ही सुव्यवस्थित शिक्षा की परंपरा रही है। ब्रिटिश काल में सीमित प्रयास किए गए, अतः केवल 18% लोग ही शिक्षित हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए गए, किंतु वर्तमान में भी लगभग 74% लोग ही शिक्षित हो सके हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति न केवल सामाजिक बुराइयों से बच सकता है, बल्कि वह अपने अर्जित ज्ञान से विज्ञान व तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकता है। इस तरह अपने श्रम का समुचित मूल्य प्राप्त करके अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। तो शिक्षा प्राप्त करना सभी के लिए अति आवश्यक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच की हमको जनगणना बताई गई है ना, कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितने साक्षर थे, फिर 2011 में कितनी साक्षरता दर बढ़ी हुई है। तो देखिए 2001 में की जनगणना में जो महिला थी वो कितना था, 50.3% थी, साक्षर थी, और जो पुरुष थे वो कितने थे, 76.1। कुल मिला के कितना हो गया ये 63, है ना। फिर ये देखिए 2011 की जनगणना में क्या हुआ, 59.2% महिलाएं साक्षर हुई, और पुरुष में कितनी वृद्धि हुई, 78.7% का, है ना। यानी कि यहाँ कितना बढ़ गया, 8 तो देखिए यहाँ 8.9 की वृद्धि हुई, और इसमें कितनी 2.6 की वृद्धि हुई। तो टोटल मिला के कुल कितना हो गया इसका अनुमान, 63.7। तो अब हमारी सरकार निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु प्रयासरत है। नई नई योजनाओं द्वारा बच्चों को भी पढ़ने हेतु स्कूल लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पढ़ना बढ़ना संघ गांवों में बनाए गए हैं। हम जानते हैं कि शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र और देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। इसलिए हमें इस देश से अज्ञानता और अशिक्षा को समाप्त करना है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए इसमें। दूसरा पॉइंट है परिवार में महिलाओं की स्थिति। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों एवं धर्मशास्त्रों में नारी को समुचित स्थान दिया गया है। कालांतर में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार होने लगा। महिलाओं के क्रियाकलाप घर गृहस्थी तक सीमित हो गए। इनके द्वारा घर में भोजन पकाना, बच्चों की देखभाल करना, खेतों में काम करना, ईंधन एकत्रित करना जैसे कार्य किए जाने लगे। यद्यपि ये कठिन कार्य हैं, किंतु महिलाओं को परिवार में बराबर स्थान नहीं मिला। परिवार अथवा समाज में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी लगभग शून्य हो गई है। गांव एवं कस्बों में अभी भी यह दशा देखने को मिलती है। वर्तमान में शहरों में तो जहां महिलाओं द्वारा पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी किया जा रहा है, फिर भी उन्हें घर में बच्चों की देखभाल, भोजन बनाना जैसे कार्य करना अनिवार्य समझा जाता है। चूँकि हमारा समाज
पुरुष प्रधान है। अब बदलते समय के साथ इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है कि अब सेवा के अनेक क्षेत्रों में जैसे शासकीय अशासकीय सेवा, पुलिस व रक्षा, सेना, विज्ञान एवं खेल क्षेत्रों में अनेकों महिलाएं सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। कुछ परिवारों में कम दहेज लाने पर प्रताड़ित करना, बालिका के जन्म लेने पर अप्रसन्नता जैसे भेदभावपूर्ण व्यवहार देखने सुनने में आते रहते हैं। शिक्षा द्वारा नारियों को अपने अधिकारों से अवगत कराया जा रहा है। कानून द्वारा वे किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकती हैं, इसकी जानकारी दी जा रही है। अगर देश की जनसंख्या के आधे भाग अर्थात महिलाओं को समुचित स्थान नहीं दिया जाएगा तो भारत में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकेगा। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, नशीले पदार्थों का सेवन। तो मद्यपान एवं धूम्रपान भी एक सामाजिक बुराई है। भारत जैसे विकासशील देशों में ये आदतें परिवारों का विघटन कर रही हैं। नशे के आदी व्यक्ति घर पर बच्चों एवं महिलाओं पर अत्याचार करने लगते हैं। इससे घर की शांति भंग होती है, आर्थिक तंगी भी बढ़ती है। ऐसे परिवारों का समाज में सम्मान भी कम होता है। आजकल शहरी युवाओं में स्मैक, ब्राउन शुगर, गुटखा के सेवन को फैशन के रूप में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के पान मसाले, गुटखा पाउचों के रूप में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इनका सेवन बढ़ रहा है। ऐसे पदार्थ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, अतः इनके सेवन से बचना चाहिए तथा अन्य को भी हतोत्साहित करना चाहिए। वर्तमान में कानून बनाकर भी सार्वजनिक स्थानों, बसों, रेलगाड़ियों आदि में मद्यपान व धूम्रपान दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के नशे के आदी व्यक्तियों की यह आदत छुड़वाने के लिए चिकित्सकों की सहायता भी ली जा सकती है। नशा मुक्ति केंद्र एवं आध्यात्मिक प्रवचन इसमें बहुत सहायक हो रहे हैं। नशे की बुरी आदत के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, चारित्रिक गिरावट आ रही है। इस दिशा में गांधी जी द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता मिली है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शराब व नशीली वस्तुओं के सेवन को रोकने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा बाल श्रम। तो बच्चे इस देश का भविष्य हैं। भावी नागरिक होने के नाते बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं, उनके लिए भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा व खेल कूद की सभी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे मजबूत और सुदृढ़ भारत का निर्माण कर सकें। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारा देश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। आज भी अधिकांश बच्चों को पौष्टिक और भरपेट भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिल पाता है। जिन स्थानों पर वे निवास करते हैं वहाँ गंदगी के कारण बदबू रहती है। निर्धनता, कुपोषण और अशिक्षा से बाल दुराचरण एवं किशोर अपराधों में वृद्धि हो रही है। अपना पेट भरने के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटी आयु में ही उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि इस आयु में इन्हें स्कूल जाना चाहिए, है ना। तो इसमें हमको क्या बाल समय बताया गया कि छोटे बच्चों से जो ये काम कर जाते हैं वो कुछ जैसे निर्धनता, अपने पेट निर्धन व्यक्ति बच्चे होते हैं, अपना पेट भरने के लिए अपने घर को थोड़ा बहुत चलाने के लिए क्या करते हैं, उनको जबरन ही कुछ काम करना पड़ता है। तो इन बच्चों से काम ना करा कर क्या करना चाहिए, इनको स्कूल में भेजना चाहिए ताकि शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त करके आगे कुछ कर सकें। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम करना बाल श्रम कहलाता है। सरकार द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया। कारखानों व दुकानों और घरों में बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग का कल्याण। तो एक लोकतंत्री देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। हमारे देश में कुछ जाति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है तथा आर्थिक रूप से भी कमजोर है। भारतीय संविधान इनके विकास के लिए तथा शेष समाज को समान स्तर पर लाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। संविधान का 46वां अनुच्छेद राज्य जनता के निर्बल अंगों की विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की रक्षा सावधानी से करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। स्वतंत्रता से पूर्व समाज में ये जातियां उपेक्षित, शोषित एवं निर्धन रहीं। वर्तमान में भी इनमें निर्धनता, निरक्षरता शेष है। कभी कभी इनके शोषण व अत्याचार की घटनाएं देखी सुनी जाती हैं। इन जातियों की अपनी सामाजिक विशेषता है, अतः इनके संरक्षण एवं विकास के लिए राज्य द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। जिसमें देखिए पहला पॉइंट आता है, भारत के संविधान में इनके हितों व अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अस्पृश्यता अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता मतलब अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। फिर दूसरा देखिए, संविधान द्वारा इन वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तीसरा, न्याय तथा शोषण से मुक्ति के लिए कानून बनाए गए हैं। लोकसभा, विधानसभाओं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में इनकी जनसंख्या के
आधार पर स्थान आरक्षित किए गए हैं। इनके कल्याण के लिए अलग मंत्रालय, विभाग, पुलिस व न्यायालय में प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। यानी ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है ना, इनके लिए कुछ अलग से सुविधाएं प्रदान की गई हैं सरकार के द्वारा, उन्हीं के बारे में हमको यहाँ बताया गया है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थान आरक्षित हैं तथा छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था की गई है। निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेने पर शासकीय सेवाओं में स्थान आरक्षित किए गए हैं। इन वर्गों को योग्यता संबंधी शर्तों में भी कुछ छूट दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। राज्यों में भी इस प्रकार के आयोग की स्थापना की गई है। शासकीय स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान तो दिया जाता है, किंतु यह कल्याण इस पर निर्भर है कि हमारे से समाज की मनोवृत्ति इनके प्रति सहयोग की हो। वर्तमान में शिक्षा के प्रसार और जागरूकता की स्थिति में सुधार हो रहे हैं। इन जातियों के लोग अब लोक सेवकों, वैज्ञानिकों, न्यायाधीशों जैसे पदों पर कार्य कर रहे हैं। इनमें शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है। इनकी आर्थिक सामाजिक दशा में भी सुधार हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब इसके अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।